दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंटीमेट। दोस्तों इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, करीबी, बहुत ही निकट का, आत्मीय, गहरा या फिर व्यक्तिगत, निजी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे क्या इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। इंटीमेट का मतलब होता है ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन या फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर दो लोग जो है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, अपनी पर्सनल बातें बिना झिझक के शेयर करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम जो है वो इंटीमेट कह सकते हैं। ठीक है, यानी जब किसी रिलेशनशिप में सिर्फ पहचान ही नहीं होती बल्कि ट्रस्ट भी होता है, इमोशनल क्लोजनेस भी होती है, अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट भी होता है, तो उस रिलेशनशिप को इंटीमेट कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप के ही लिए यूज़ नहीं होता है। इसका यूज़ हम क्लोज फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए, सिबलिंग या फिर किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत ही गहरा ट्रस्ट होता है या फिर क्लोजनेस होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आप इस वर्ड का यूज़ करो, बल्कि हाँ आप जो है वो किसी भी रिलेशन को दिखाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्लोजनेस है, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को मतलब कि दिखाने के लिए हम इंटीमेट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन से साथ है, एक दूसरे की हर प्रॉब्लम जानते हैं, बिना डरे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो उन्हें इंटीमेट फ्रेंड्स कहा जा सकता है। इसी तरीके से इंटीमेट नॉलेज भी होता है। ठीक है, इंटीमेट नॉलेज का क्या मतलब होता है, किसी सब्जेक्ट की बहुत ही गहरी और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होना। जैसे कि कोई डॉक्टर जो है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में इंटीमेट नॉलेज रख सकता है, यानी कि उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या है तो गहरी नॉलेज है, तो उसे हम इंटीमेट जो है वो मतलब कि नॉलेज कह सकते हैं। यहाँ पर इंटीमेट का मतलब क्या है, क्लोज और बहुत ही मतलब कि गहरी अंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है, कभी कभी इंटीमेट का यूज़ जो है वो मतलब कि प्राइवेट और पर्सनल एटमॉस्फेयर के लिए भी होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे एक छोटा सा फैमिली डिनर जहाँ पर सिर्फ घर के ही लोग हैं, तो उसे एन इंटीमेट गैदरिंग भी कहा जा सकता है। ओके, यहाँ पर क्या है तो प्राइवेट और पर्सनल एटमॉस्फेयर है। ओके, बाहर का कोई नहीं है, सिर्फ फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स है और मतलब कि उतनी ही गैदरिंग है, तो उससे हम क्या कहेंगे, एन इंटीमेट गैदरिंग भी कह सकते हैं। ध्यान रहे कि इंटीमेट का मतलब हमेशा रोमांटिक या फिर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता है। बहुत बार इसका मतलब होता है सिर्फ डीप क्लोजनेस, ट्रस्ट और पर्सनल कनेक्शन। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और नोट करनी है कि इंटीमेट का जो मतलब है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज नहीं होता, क्योंकि क्लोज का तो मतलब होता है करीब होना या फिर अच्छा रिलेशन होना, लेकिन इंटीमेट का मतलब होता है इतना करीब होना कि सामने वाले पर आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा ट्रस्ट हो, आपकी उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और उसका एक पर्सनल कनेक्शन हो आपके साथ। आप जो है वो उसके साथ कुछ भी शेयर कर सको बिना झिझक के, पर्सनल से पर्सनल बात भी शेयर कर सको, तो वो होता है एक इंटीमेट रिलेशन या फिर मतलब कि रिश्ता। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इंटीमेट यानी क्या होता है। अब दोस्तों उसी तरीके से हम समझते हैं कि क्लोज और इंटीमेट में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे ऑफिस में जो है वो बहुत सारे कलीग्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ साथ मतलब कि काम करते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे क्लोज कलीग्स हो सकते हैं, हो सकता है कि तुम जो है वो उनसे मतलब कि अच्छी बातचीत करते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, तो वो तुम्हारे क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बचपन का वो दोस्त जिसे तुम अपनी हर पर्सनल बात बता देते हो, तो वो क्या है, वो तुम्हारा इंटीमेट फ्रेंड है। दोस्तों ये होता है क्लोज और इंटीमेट के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि क्लोज कब यूज करना है और इंटीमेट कैसे यूज करना है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी मतलब कि एग्जांपल्स है, उन्हें भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल ऐसा आता है कि मान लीजिए कि दो दोस्त हैं जो कि बचपन से मतलब कि एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो एक दूसरे की हर खुशी या फिर प्रॉब्लम जानते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के अपनी फीलिंग्स मतलब कि शेयर करते हैं। तो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, इंटीमेट फ्रेंडशिप है, बहुत ही गहरी, बहुत ही क्लोज, बहुत ही मतलब कि इमोशनली अटैच उनकी फ्रेंडशिप है, क्योंकि उनके बीच जो है वो बहुत ही गहरा ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बचपन से साथ है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो इंटीमेट फ्रेंडशिप उनकी ऐसे बताई है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक
डॉक्टर जो है वो कई सालों से मतलब कि जो दिल की बीमारियां होती हैं उन पर रिसर्च कर रहा है। उसे जो है वो हार्ट की वर्किंग और उससे रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके बारे में बहुत ही यानी कि काफ़ी डिटेल में मतलब कि नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है उससे, ठीक है। तो उसके पास क्या है, इंटीमेट नॉलेज है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई से समझता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। या फिर मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है, वो फैमिली ने जो है वो मतलब कि सिर्फ अपने सबसे करीबी मेंबर्स के साथ जो है वो किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो पार्टी में जो है वो बहुत ही कम लोग थे, एटमॉस्फेयर बहुत ही पर्सनल और कंफर्टेबल था, यानी कि बाहर का कोई नहीं था, सिर्फ जो फैमिली में मतलब कि जो क्लोज लोग हैं उन्हीं को सिर्फ इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, इंटीमेट गैदरिंग है, यानी कि लोग कैसे हैं तो बहुत ही क्लोज है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बुला लिया, बहुत ही दूर के फ्रेंड्स हैं, बहुत ही दूर के रिलेटिव्स हैं, उनको भी इनवाइट कर लिया, बल्कि आप जिससे मतलब कि क्लोज फील करते हो, इमोशनली अटैच फील करते हो, जिसके साथ रहना पसंद करते हो, जिसके साथ आप खुलकर कुछ भी शेयर कर सकते हो, ऐसे लोगों को मतलब कि फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट किया गया था। गैदरिंग कैसी थी, इंटीमेट थी, क्योंकि उसमें सिर्फ क्लोज लोग मौजूद थे और इन्वायरमेंट कैसा था, प्राइवेट था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंटीमेट हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इंटीमेट का मतलब होता है ऐसा रिश्ता, ऐसी कोई नॉलेज या फिर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर जो बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है और ट्रस्ट से भरा होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंटीमेट कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, क्लोज, पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है जिसके साथ अच्छा और करीबी रिलेशनशिप हो, ठीक है। क्लोज कैसा है तो जनरल क्लोजनेस को दिखाता है, ठीक है। जबकि इंटीमेट में इमोशनल डेप्थ भी होती है, ट्रस्ट भी होता है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है कि क्लोज का मतलब क्या है और इंटीमेट का मतलब क्या है। ओके, सिनोनिम मतलब कि सिनोनिम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट ही मीनिंग वाले आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम जो है वो लगभग जो सेम वर्ड्स हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफर कर सकता है, तो आपको जो है वो समझते हुए चलना है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और कैसे यूज हो सकता है। कोई वर्ड जो है वो एक्सट्रीम लेवल को दिखाता है, कोई वर्ड जो है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, तो इस तरीके से आपको मतलब कि समझना है। वैसे तो मैं आपको समझा रही हूँ, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको और भी मतलब कि ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि 2 वर्ड्स में यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। अगेन हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं। हमारा अगला वर्ड आता है पर्सनल। दोस्तों पर्सनल का क्या मतलब होता है, जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ या फिर फीलिंग से जुड़ा हो, ठीक है, उसे हम पर्सनल कहते हैं, ठीक है। जो मतलब कि सबके सामने नहीं होता, जो सिर्फ हमें पता है, या फिर जो मतलब कि जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं उसे और पता है, बस इसके अलावा किसी को नहीं, ठीक है। वो होती है पर्सनल चीज़ें, जो सिर्फ हमें पता है, ज़्यादा लोगों के सामने वो सारी चीज़ें नहीं है। पर्सनल जो है वो क्या है, प्राइवेट चीज़ों को बताता है, जबकि इंटीमेट प्राइवेट होने के साथ साथ क्या है, डीप इमोशनल कनेक्शन को भी दिखाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल। दोस्तों कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो प्राइवेट हो और दूसरों से शेयर ना किया जा सके, यानी कि जो आपका निजी होता है, जो बहुत ही प्राइवेट होता है और आप जो है वो उस चीज़ को दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो उनके राइवलरीज को या फिर उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंशियल होती है ना। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है, उन्हें आप बता दोगे तो आपके कॉम्पिटिटर भी वैसे ही करने लगेंगे। तो आपका जो राज है वो आप जो है वो किसी को नहीं बता सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉन्फिडेंशियल कहेंगे। कॉन्फिडेंशियल में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी, उसे सीक्रेट रखने पर ज़्यादा फोकस होता है, जबकि इंटीमेट रिलेशनशिप या फिर अंडरस्टैंडिंग की क्लोजनेस को ज़्यादा बताता है। तो ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। यानी कि ये हमारे क्या थे, तो सारे सिनोनिम्स थे जहाँ पर हमने क्लोज, पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि एंटोनिम्स की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, डिस्टेंट, फॉर्मल या फिर डिटैच। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिस्टेंट। दोस्तों डिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें इमोशनल या फिर पर्सनल क्लोजनेस ना हो। डिस्टेंट का क्या मतलब होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई संबंध जिसमें जो लोग हैं वो इमोशनली यानी कि मनोभाव से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच नहीं होते। जबकि इंटीमेट रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है, इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो ये डिफरेंस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है फॉर्मल।
दोस्तों फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल या फिर सेल्फ प्रोफेशनल तरीके का। फॉर्मल रिलेशनशिप में पर्सनल क्लोजनेस कम होती है, उसमें जो है वो मतलब कि सिर्फ ऊपर ऊपर से बातचीत होती है। या फिर फॉर्मल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि किसी के मतलब कि जैसे कि आपका और आपके टीचर का रिलेशनशिप है, या फिर आपका और मतलब कि आपके बॉस का, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप होता है जिसमें ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होती, बस काम से काम की बातें होती है, तो उसे हम फॉर्मल रिलेशनशिप कह सकते हैं। जबकि इंटीमेट रिलेशनशिप कैसा होता है, बहुत ही पर्सनल होता है, बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिटैच। दोस्तों डिटैच का मतलब होता है इमोशनली अलग होना, या फिर जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसे हम डिटैच करना कहते हैं। डिटैच मतलब कि एक तरीके से अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। डिटैच इंसान कैसा होता है, इमोशन से थोड़ा दूर रहता है। जबकि इंटीमेट रिलेशनशिप्स में इमोशनल अटैचमेंट कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि फर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हम डिस्टेंट, फॉर्मल और डिटैच जैसे वर्ड्स हमने यानी कि डिस्कस किए हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दे हैव एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स फीलिंग्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें जो है वो बिना ज़्यादा बताए ही एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस और सोच का जो है वो अंदाज़ा लग जाता है। यानी कि वो एक दूसरे को मतलब कि ऐसे ही हाव भाव से ही समझ जाते हैं। उनके बीच जो कैसा है, गहरा भरोसा है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल क्लोजनेस है बेसिकली। यहाँ पर इंटीमेट का मतलब जो है वो बहुत ही गहरी, पर्सनल और ट्रस्ट से भरी अंडरस्टैंडिंग से है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को दिल से समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंटीमेट का मतलब क्या होता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिसाइज। दोस्तों प्रिसाइज का मतलब होता है सही, सटीक, बिल्कुल सही, या फिर एकदम सही, ठीक ठाक, निश्चित। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रिसाइज। ओके, प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सही होना, एग्जैक्ट और बिना किसी कन्फ्यूजन के या फिर गलती के होना, तो उसे हम प्रिसाइज कहते हैं। यानी कि जब फॉर्मेशन, कोई मेजरमेंट, कोई आंसर, कोई इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन या फिर स्टेटमेंट इतनी एक्यूरेट हो कि उसमें ना ही तो कोई एक्स्ट्रा बातें हो और ना ही कोई कमी हो, तो उसे प्रिसाइज कहा जाता है। दोस्तों ये जो वर्ड है ना हमारा प्रिसाइज, ये बताता है कि कोई चीज़ एग्जैक्टली वही है जो होनी चाहिए, ना ही तो उससे ज़्यादा है और ना ही उससे कम है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बोले कि ये जो डोज है ये आपको 500 mg का मतलब कि लेना है, तो ये एक प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन है। यानी कि अगर वो सिर्फ बोलेगा कि थोड़ी सी मेडिसिन ले लो, कितनी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है वो एकदम सही सटीक चीज़ें नहीं बताई है कि कितना डोज लेना है, कितने mg का लेना है, उसने प्रिसाइज नहीं बताया। लेकिन हमारा जो पहले वाला सेंटेंस था, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 mg की ही आपको डोज लेनी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रिसाइज बताया है, ठीक है, सही सटीक बताया है कि इतना ही लेना है, ना इससे कम लेना है, ना इससे ज़्यादा लेना है। इसी तरह अगर कोई टीचर कहे कि क्लास जो है वो कल 10 बजे, शार्प 10 बजे, ओके 10 o'clock को मतलब कि शुरू होगी, तो ये होता है प्रिसाइज टाइमिंग। लेकिन अगर कोई टीचर कहे कि सुबह जो है वो कभी भी आ जाना, 10 के आसपास आ जाना, लगभग आ जाना, तो यहाँ पर प्रिसाइज नहीं बताया गया है। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो 10:15 बजे आ जाए, कोई बच्चा जो है वो 9:45 बजे आ जाए, क्योंकि प्रिसाइज नहीं बताया ना। तो इस तरीके से प्रिसाइज क्या है, जहाँ पर आपको फिक्स बता दिया जाता है कि इसी चीज़ मतलब कि इसी तरीके से इसी टाइम पर ऐसे ही काम करना है, ना इससे कम करना है, ना इससे ज़्यादा करना है, ना इससे आगे करना है, ना इससे पीछे करना है, ठीक है। इस तरीके से प्रिसाइज का यूज़ जो है वो किसी इंसान के काम करने के तरीके के लिए भी हो सकता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि अगर कोई इंजीनियर है, कोई सर्जन है, कोई वॉच मेकर यानी जो घड़ी सुधारता है, जो घड़ियाँ मतलब कि हमारी जो घड़ियाँ होती है उसे सुधारता है, तो हर काम जो है वो मतलब कि ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो हर काम को बहुत ही केयरफुली और एग्जैक्ट तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं, बहुत ही बारीकी से करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम जो है वो उनके काम के लिए भी हम प्रिसाइज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रिसाइज का जो मतलब है ना, वो सिर्फ करेक्ट होना नहीं होता है, क्योंकि करेक्ट का मतलब तो वो होता है ना जो गलत नहीं होता, लेकिन प्रिसाइज का मतलब होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यानी कि आप बता देते हो कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो तब वो माना जाता है प्रिसाइज। जबकि करेक्ट में क्या होता है कि जो गलत नहीं है, ठीक है, जो सही है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे हमने पहले वाला जो टाइमिंग वाला देखा था, टाइमिंग वाला एग्जाम्पल, कि आपको जो है वो मतलब कि किसी टीचर ने कहा कि सुबह कल जो है वो 10 बजे आना है, तो ये तो करेक्ट भी हो सकता है ना, टाइमिंग दे दिया है, करेक्ट है। लेकिन ये तो मतलब कि एकदम अगर शार्प तरीके से आप कह रहे हो कि 10 बजे ही आना है, तो वो प्रिसाइज हो गया। लेकिन अगर आप 10 बजे कह रहे हो, लगभग कह रहे हो, आसपास कह रहे हो, तो वो प्रिसाइज नहीं हुआ, वो करेक्ट हो गया कि आप जो है वो उसके आसपास कभी भी आ सकते हो। तो इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि करेक्ट और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा है कि मीटिंग जो है वो आफ्टरनून में होगी,
तो ये करेक्ट हो सकता है कि भाई होगी मीटिंग आफ्टरनून में होगी, आफ्टरनून में कोई भी टाइम हो सकता है, तो करेक्ट है, आप आफ्टरनून में जो है वो किसी भी टाइम पर मीटिंग ले लो तो वो करेक्ट ही मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि मीट है वो 3:30 बजे ही होगी, ठीक है, 3:30 PM पर ही होगी, ये प्रिसाइज है, ये सही और सटीक टाइम है, ना इससे 1 मिनट ज़्यादा पर होगी ना इससे 1 मिनट कम पर होगी, तो ये होता है प्रिसाइज, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। मान लीजिए कि एक साइंस टीचर जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए कहते हैं कि 100 ml पानी और 5 ग्राम सॉल्ट जो है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन है कि आपको 100 ml पानी ही लेना है और 5 ग्राम्स ऑफ मतलब कि सॉल्ट ही लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लेना, कम भी कुछ नहीं लेना, क्योंकि क्वांटिटी बिल्कुल क्लियरली और एग्जैक्टली बताई गई है। या फिर मान लीजिए कि एक टेलर जो है वो आपका जो है वो शर्ट सिल रहा है, ठीक है, उसने कस्टमर का चेस्ट जो है वो 40 इंचेस लिखा और स्लीव जो है वो 24 इंचेस एग्जैक्टली मेजर की है, तो ये होता है प्रिसाइज मेजरमेंट, क्योंकि हर मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट ली गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपकी चेस्ट जो है वो कितनी भी उसने ले ली कि भाई इतना डाल देंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो चलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि प्रिसाइज है कि उसे उतने ही इंचेस आपके चेस्ट के लिए मेजर करने हैं, उतने ही इंचेस आपके मतलब कि स्लीव्स के लिए लेने हैं, उससे ना ज़्यादा कम लेने हैं ना ज़्यादा लेने हैं, इस तरीके से। एक बार फिर से बता दूं, प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई मेजरमेंट, ऐसा कोई आंसर या फिर एक्शन जो बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर और बिना किसी कन्फ्यूजन के हो, तो उसे हम प्रिसाइज कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, एग्जैक्ट, एक्यूरेट या फिर स्पेसिफिक। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल वही जो होना चाहिए, बिना किसी अंतर के, ठीक है। एग्जैक्ट और प्रिसाइज का मीनिंग जो है वो बहुत ही काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन प्रिसाइज में क्लैरिटी और डिटेल का आइडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्यूरेट। दोस्तों एक्यूरेट का मतलब होता है जो बिल्कुल सही है और गलती से मुक्त है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्यूरेट कहेंगे, ठीक है। एक्यूरेट जो है वो करेक्टनेस पर ज़्यादा फोकस करता है, किसी चीज़ के सही होने पर ज़्यादा फोकस करता है, जबकि प्रिसाइज जो है वो एग्जैक्टनेस और मतलब कि किसी चीज़ के स्पेसिफिक होने को ज़्यादा इम्फेसाइज करता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड खुद ही स्पेसिफिक आ रहा है। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, इतना क्लियर, यानी कि डिफाइन या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होना। स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डिटेल को बताता है, ठीक है। और हमारा जो प्रिसाइज है वो उस डिटेल के बिल्कुल एग्जैक्ट होने को दिखाता है। तो ये भी डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, जहाँ पर हमने एग्जैक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, वेग, अप्रॉक्सीमेट या फिर इनएग्जैक्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वेग। दोस्तों वेग का मतलब होता है जो क्लियर या फिर एग्जैक्ट ना हो। वेग इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूजन होती है, जबकि प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन में जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी होती है। उसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट आता है। अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब होता है, लगभग, लगभग सही, या फिर लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं, इतना स्पेसिफिक नहीं, लेकिन लगभग वाला सेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट से आता है। अप्रॉक्सीमेट जो है वो एस्टिमेट होता है कि कोई चीज़ लगभग है, इतनी हो सकती है, ऐसे आप जो है वो आपका अनुमान होता है। लेकिन प्रिसाइज जो है वो एग्जैक्ट होता है कि यही है, उसमें लगभग वगभग कुछ नहीं होता, उसमें वही चीज़ बताई जाती है जो होती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल सही या फिर एग्जैक्ट ना हो, उसे हम इनएग्जैक्ट कहते हैं, ठीक है। इनएग्जैक्ट में एग्जैक्टनेस की कमी होती है, जबकि प्रिसाइज में पूरी एग्जैक्टनेस होती है। ये भी चीज़ आपको, ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, द इंजीनियर गेव प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर द इंस्टॉलेशन। ओके, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंजीनियर ने जो है वो इंस्टॉलेशन का काम करने के लिए हर स्टेप को बहुत ही क्लियरली और एग्जैक्टली समझाया। उसने मेजरमेंट, सीक्वेंस और ज़रूरी डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से बताई, जिससे कि काम करने वालों को कोई कन्फ्यूजन ना हो और इंस्टॉलेशन जो है वो बिना गलती के हो जाए किसी चीज़ का। तो यहाँ पर प्रिसाइज का मतलब जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर और डिटेल के साथ साथ दी गई इंस्ट्रक्शन से है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मीरियड। दोस्तों इसे जो है वो मीरियड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है असंख्य, बहुत बड़ी संख्या, असंख्य मात्रा, तो उसे मीरियड कहते हैं, ठीक है। मीरियड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग, चीज़ें, आइडियाज़, रीजंस, प्रॉब्लम्स या फिर पॉसिबिलिटीज़ होना। जितनी कि गिनना या फिर मतलब कि आसानी से काउंट करना मुश्किल हो जाए, तो उतनी ज़्यादा संख्या होना, तो उसे मीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी जब किसी चीज़ की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो कि उसे सिर्फ बहुत सारे कहना भी हमें कम लगता है, तो उस सिचुएशन में मीरियड वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में
myriad का मतलब होता है काउंटलेस यानी कि अगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते। एक्सट्रीमली न्यूमरस यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में, या फिर वेरी लार्ज नंबर। तो ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं। ये जो वर्ड है ना वो सिर्फ क्वांटिटी को ही नहीं बताता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ऑप्शंस, वेराइटीज़ या फिर एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी मार्केट में कपड़ों की बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है, बहुत ही अलग अलग तरीके के कपड़े हैं, आप जो है वो चूज़ ही नहीं कर पाते, इतने सारे कपड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अ myriad ऑफ क्लोथ्स है। इसी तरह अगर किसी प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस कारण की वजह से जनरेट हुई, किस कारण की वजह से मतलब कि उत्पन्न हुई, ये आपको नहीं पता क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयर आर अ myriad ऑफ रीजंस, यानी कि इतने रीजंस है कि सबको एक साथ बताना मुश्किल है। यानी कि दोस्तों ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बता देती हूँ कि myriad का जो मतलब है वो सिर्फ मैनी नहीं होता। मैनी का क्या मतलब होता है? बहुत सारे। मैनी यानी होता है बहुत सारे, लेकिन myriad का मतलब होता है इतने ज़्यादा कि गिनना मुश्किल हो, या फिर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हो, ठीक है, उसे हम myriad कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में जो है वो 30 स्टूडेंट्स है, ये मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें गिन भी तो सकते हो। लेकिन आसमान में हज़ारों तारों की जो है वो चमक दिख रही है, तो ये है myriad ऑफ स्टार्स, इन्हें आप गिन नहीं सकते इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि myriad और मैनी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक बुक स्टोर में जो है वो हर सब्जेक्ट की हज़ारों बुक्स रखी हुई है। कस्टमर के पास जो है वो चूज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर क्या है? अ myriad ऑफ बुक्स है, यानी कि क्योंकि बुक्स की संख्या और वैरायटी दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो चूज़ करने वाला है वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो अपना करियर चूज़ कर रहा है, उसके पास इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, डिज़ाइन और कई दूसरे ऑप्शंस है, अनगिनत ऑप्शंस है। तो उसके सामने अ myriad ऑफ करियर चॉइसेस है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस क्या है? अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि myriad का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, असंख्य या फिर गिनना मुश्किल हो, इतनी बड़ी संख्या या फिर इतनी ज़्यादा वैरायटी होना, तो उसे हम myriad कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है कि ये जो वर्ड है ना वो एग्जेक्टिव और नाउन दोनों ही सेंस में यूज़ होता है, लेकिन अभी हम जो है वो एग्जेक्टिव के सेंस में पढ़ रहे हैं। तो अब जब हम सिनोनिम्स हमारा डिस्कस करेंगे तो वो भी हम एग्जेक्टिव ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला सिनोनिम आता है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब होता है इतने ज़्यादा कि उन्हें गिनना मुश्किल हो, यानी कि काउंटलेस सिर्फ बहुत बड़ी क्वांटिटी को बताता है, जबकि myriad क्वांटिटी के साथ साथ वेराइटी का भी आइडिया दे सकता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में होना। न्यूमरस जनरल लार्ज नंबर को बताता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या होना, उसे हम न्यूमरस कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है इनन्यूमरेबल। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है जो गिनने से बाहर हो, यानी कि बहुत ही अधिक हो, बहुत ही ज़्यादा हो, जो आप गिन ना सके, ठीक है। इनन्यूमरेबल और myriad का जो मीनिंग है ना ये काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन myriad का जो यूज़ है वो डिफरेंट टाइप्स या फिर वेराइटीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे हो गए, हम यानी कि हमने डिस्कस कर लिए हमारे सिनोनिम्स, काउंटलेस, न्यूमरस और इनन्यूमरेबल जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब इसी के साथ हम आगे जाए और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, फ्यू, लिमिटेड या फिर स्केर्स, ठीक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में होना। फ्यू में जो है वो क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा होती है वो बहुत बहुत ही कम होती है, जबकि myriad में क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित या फिर रेस्ट्रिक्टेड होना। लिमिटेड में ऑप्शंस या फिर क्वांटिटी की कमी होती है, जबकि myriad में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है स्कार्स, स्केर्स, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं वो, ठीक है। इसका मतलब होता है जो मुश्किल से मिले या फिर बहुत ही कम हो, यानी कि स्कार्स में जो है वो मतलब कि अवेबिलिटी की कमी होती है, किसी चीज़ की, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसे हम जो है वो स्कार्स कहते हैं, ठीक है। जबकि myriad में जो है वो अबंडेंस होती है, यानी कि कोई चीज़ भरपूर मात्रा में अवेलेबल होती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने फ्यू, लिमिटेड और स्कार्स जैसे वर्ड्स को यानी कि डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, द इंटरनेट ऑफर्स अ myriad ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंटरनेट पर सीखने के लिए बहुत सी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा और अलग अलग तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। चाहे किसी को लैंग्वेज सीखनी हो, कोडिंग करनी हो, कुकिंग सीखनी हो, म्यूज़िक सीखना हो, बिजनेस सीखना हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी हो, इंटरनेट पर उसके लिए काउंटलेस रिसोर्सेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर myriad का क्या मतलब है? बहुत ही बड़ी संख्या या फिर वैरायटी में मौजूद लर्निंग अपॉर्चुनिटी से इसका मतलब है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोविजनल। दोस्तों प्रोविजनल का क्या मतलब होता है? अस्थाई, यानी कि अस्थाई व्यवस्था, फिलहाल के लिए, यानी कि अंतिम निर्णय से पहले का।
फाइनल डिसीजन से पहले तो उसे हम प्रोविजनल कहते हैं। समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रोविजनल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फिलहाल के लिए टेम्पररी हो और जिसे बाद में बदला जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है या फिर फाइनल किया जा सकता है। यानी जब कोई डिसीजन, कोई अरेंजमेंट, कोई रिजल्ट, कोई अप्रूवल या फिर प्लान अभी परमानेंटली फाइनल ना हुआ हो बल्कि सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर माना गया है या फिर यूज़ किया गया है, तो उसे हम प्रोविजनल कहते हैं। बाद में फ्यूचर में उसमें जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग अंटिल अ फाइनल डिसीजन इज मेड। इस तरीके से दोस्तों ये वर्ड बताता है कि अभी जो सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ्यूचर में उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इस तरीके से ओके। जैसे किसी स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने से पहले उसे दे दिया गया है, तो ये प्रोविजनल एडमिशन है। मतलब कि स्टूडेंट को जो है वो फिलहाल एडमिशन मिल चुका है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम निकली तो फ्यूचर में जो है वो एडमिशन कैंसिल भी की जा सकती है। इसी तरह अगर एग्जाम का जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज होता है, तो इसका मतलब है कि वो अभी फाइनल आंसर की नहीं है। स्टूडेंट ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर की पब्लिश की जाएगी। इस तरीके से कभी कभी किसी एम्प्लॉय को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट भी दी जाती है, यानी कि उसकी जॉब जो है वो अभी परमानेंटली जो है वो मतलब कि कंफर्म नहीं हुई है। अब अगर सब कंडीशंस पूरी हो गई तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फाइनल हो जाएगी। इस तरीके से ओके। यानी कि ध्यान रखना है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है कि प्रोविजनल का जो मतलब है ना वो सिर्फ टेम्पररी नहीं होता है, क्योंकि टेम्पररी का तो मतलब होता है कुछ समय के लिए होना, लेकिन प्रोविजनल का मतलब होता है कुछ समय के लिए और अभी फाइनल अप्रूवल या फिर कंफर्मेशन बाकी है। यानी कि एक डिफरेंस समझते हैं हम कि टेम्पररी और प्रोविजनल में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक टेंट जो है वो बरसात से बचने के लिए कुछ घंटों के लिए लगाया गया है, तो ये टेम्पररी है। ठीक है, जैसे ही बरसात बंद हो जाएगी तो ये टेंट हटा दिया जाएगा, तो ये हो गया एक तरीके से टेम्पररी सोल्यूशन, हमारा काम निकल गया। लेकिन कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने तक एडमिशन आपको दे दिया है, तब तक आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपके साथ, आपको निकाला जाएगा, आपको रखा जाएगा, वो बाद में की बात है। तो ये है प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि टेम्पररी चीज़ें कैसी होती है और प्रोविजनल चीज़ें कैसी होती है। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिन्हें भी हम मतलब कि डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है कि एक कंपनी ने जो है वो नए कर्मचारी को यानी कि नए एम्प्लॉय को जो है वो 3 महीने के लिए ज्वाइन करने दिया। ठीक है, लेकिन कंपनी ने बताया कि परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही परमानेंट जॉब मिलेगी, तब तक आप जॉब तो कर सकते हो, लेकिन ये नहीं समझना है कि आपकी जो जॉब है वो पक्की हो चुकी है या फिर परमानेंट हो चुकी है। इस तरीके से तो ये क्या है, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि जॉब अभी ऑफिशियली जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। जब तक जो वेरिफिकेशन चल रहा है, परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, तब तक के लिए जॉब है, उसके बाद कंफर्म होगी नहीं होगी वो बात की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि प्रोविजनल का मतलब होता है ऐसी टेम्पररी अरेंजमेंट, डिसीजन या फिर अप्रूवल जो अभी भी फाइनल ना हो और जिसे बाद में कंफर्म या फिर चेंज किया जा सकता है, तो उसे हम जो है वो प्रोविजनल कहते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम हमारे सिनोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, टेम्पररी, इंटरिम या फिर टेनेटिव। ओके, टेंटेटिव, ओके सॉरी। तो ये हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है जो सिर्फ कुछ समय के लिए हो। टेम्पररी मतलब कि सिर्फ टाइम लिमिट को बताता है, जबकि प्रोविजनल में फ्यूचर कंफर्मेशन या फिर फाइनल अप्रूवल का भी आइडिया होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एंटरिम। दोस्तों एंटरिम का मतलब होता है 2 फाइनल स्टेजेस के बीच का एक टेम्पररी अरेंजमेंट। एंटरिम किसी गैप को फिल करने के लिए होता है, जबकि प्रोविजनल किसी फाइनल डिसीजन का इंतजार कर रहा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है टेंटेटिव। ओके, टेंटेटिव का मतलब होता है जो अभी फाइनल डिसाइड ना हुआ हो और बदल सकता हो। ठीक है, टेंटेटिव ज़्यादा प्लानिंग या फिर डिसीजन के लिए यूज़ होता है, जबकि प्रोविजनल ऑफिशियल अप्रूवल्स, एडमिशंस और रिजल्ट के लिए भी बहुत ही कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम हमारे एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, परमानेंट, फाइनल या फिर कंफर्म। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो और बाद में बदलने वाला ना हो, तो उसे हम परमानेंट कहते हैं। ओके, दूसरा हमारा वर्ड आता है फाइनल। फाइनल का मतलब होता है जिसमें अब कोई जो है वो बदलाव नहीं होता, उसे हम फाइनल कहेंगे। जो कंप्लीट है, कंफर्म है, उसे हम फाइनल कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड खुद ही कंफर्म है। कंफर्म का मतलब क्या होता है, जो ऑफिशियली वेरीफाई या फिर अप्रूव हो चुका है। कंफर्म में अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी होती है, यानी कि आगे जाके चेंज होगा, आगे जाके बदला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कंफर्म में जो चीज़ मतलब कि अब हो चुकी है, वो चीज़ परमानेंट है, वो चीज़ अब टेम्पररी नहीं रही, तो उसे हम कंफर्म कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं।
अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द यूनिवर्सिटी इश्यूड अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को फिलहाल एडमिशन लेटर दे दिया है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन जो है वो बदल भी सकती है, उसे निकाल भी सकती है। तो यहाँ पर प्रोविजनल का मतलब ऐसी टेम्पररी और ऑफिशियल अप्रूवल से है जो अभी फाइनल कंफर्मेशन मिलने तक के लिए वैलिड है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजनल यानी क्या होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैपर्ट। दोस्तों रैपर्ट का मतलब होता है अच्छा संबंध, मधुर संबंध, आपसी विश्वास, तालमेल या फिर मेल जोल। तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम रैपर्ट कहेंगे। ठीक है, रैपर्ट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक ऐसा अच्छा और कंफर्टेबल रिलेशनशिप होना जहाँ पर ट्रस्ट है यानी कि भरोसा है, अंडरस्टैंडिंग है और ईजी कम्युनिकेशन है। यानी कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उनके बीच ऑकवर्डनेस या फिर हेजिटेशन नहीं होती, तो उनके बीच गुड रैपर्ट होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो सकता है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, कस्टमर एंड शॉपकीपर के बीच में हो सकता है, कोच एंड प्लेयर के बीच में हो सकता है, दो कलीग्स के बीच में हो सकता है। तो यानी कि जहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, यानी कि दोनों तरफ से मतलब कि भरोसा होता है, स्मूथ कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पर रैपर्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। ध्यान रहे कि जो रैपर्ट है ना, ये एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में डेवलप नहीं होता। ये धीरे धीरे अच्छे बिहेवियर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, रेगुलर कम्युनिकेशन की वजह से जो है वो डेवलप होता है। जब लोग जो है वो एक दूसरे की बातें जो है वो ध्यान से सुनते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब उनके बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग रैपर्ट बन जाता है। ठीक है, रैपर्ट होने पर लोग अपनी बातें आसानी से शेयर कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम हो जाती है, हेजिटेशन कम हो जाती है, टीम वर्क जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर होने लगता है। तो उससे ही हम जो है वो रैपर्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि रैपर्ट का मतलब जो है वो फ्रेंडशिप नहीं होता, क्योंकि फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती का रिश्ता, लेकिन रैपर्ट का मतलब होता है एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप जहाँ पर ट्रस्ट है, कंफर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, चाहे दोस्ती हो या ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको बात जो है वो ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं, वो क्लासमेट्स हैं, अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो कि स्टूडेंट बिना डरे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, तो वो जो है वो गुड रैपर्ट है। यानी कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो टीचर आपकी फ्रेंड है या फिर कुछ आपकी लगती ही है तभी आप उससे डिस्कस कर पा रहे हो, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा हो सकता है, उनका कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चे उनके साथ कंफर्टेबल फील करें। उसी वजह से आपके और उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, कम्युनिकेशन स्मूथ हो चुका है, रिस्पेक्ट आपकी अच्छी आपसी में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि रिलाई करती है जब आप जो है वो मतलब कि रैपर्ट का यूज़ करते हो। तो ध्यान रखना है कि फ्रेंडशिप में और रैपर्ट में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉक्टर है जो कि हर पेशेंट की बात जो है वो ध्यान से सुनता है, पोलाइटली बात करता है और उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से मतलब कि समझता भी है। तो पेशेंट्स भी उस डॉक्टर पर मतलब कि पूरा भरोसा करते हैं। तो डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में क्या है, गुड रैपर्ट है। अब ज़रूरी तो ये नहीं है कि भाई वो डॉक्टर जो है वो आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, लेकिन अगर आप उससे पहली बार भी मिले हो या फिर आप उससे लगातार भी मिलते रहे हो, तो आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, अच्छे से आप उससे खुलकर बात कर पा रहे हो, तो यही एक ये जो रिश्ता होता है ना, इसे हम रैपर्ट कहते हैं, क्योंकि उनके बीच ट्रस्ट और कंफर्टेबल कम्युनिकेशन है। इस तरीके से ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि रैपर्ट का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रस्ट होना, अंडरस्टैंडिंग होना, रिस्पेक्ट होना, कंफर्टेबल कम्युनिकेशन से बना हुआ एक रिलेशनशिप होना, तो उसे हम रैपर्ट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड्स आते हैं, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग या फिर कनेक्शन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है दो लोगों के बीच की शांति, मेलजोल, अच्छा तालमेल होना, तो उसे हम हार्मनी कहते हैं, यानी कि सौहार्दपूर्ण भावना होना, आपसी मेल मिलाप होना बेसिकली। हार्मनी जो है वो पीसफुल रिलेशनशिप को दिखाता है, जबकि रैपर ट्रस्ट और कंफर्टेबल कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरों की बातों और फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझना। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। बेसिकली समझने को अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो रैपर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तीसरा हमारा वर्ड आता है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में संबंध या फिर जोड़ होना। ओके, उससे हम कहेंगे कनेक्शन। बेसिकली ये जो कनेक्शन है वो जनरल रिलेशनशिप को बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है कन्फ्लिक्ट, मिसट्रस्ट या फिर डिस्कॉर्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? झगड़ा, टकराव, मतभेद, उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? तो झगड़ा होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, यानी कि आप जो है वो किसी की बातों से सहमत नहीं होते हो, टेंशन होती है। जबकि रैपर्ट में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉपरेशन होती है, आपसी मेल मिलाप होता है, तालमेल होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। मिसट्रस्ट हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है भरोसे की कमी होना या फिर शक होना। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट का मतलब होता है मतलब कि भरोसा करना, और मिसट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा ना करना, शक करना किसी पर, संदेह लेना किसी पर। यानी कि मिसट्रस्ट क्या करता है? रिलेशनशिप को कमज़ोर बनाता है, जबकि रैपर्ट का जो फाउंडेशन है वही ट्रस्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपस में यानी कि असहमति होना, तनाव होना, मेल जोल की कमी होना। तो उसे हम जो है वो क्या कहेंगे? उसे हम डिस्कॉर्ड कहेंगे। डिस्कॉर्ड में जो है वो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जबकि रैपर्ट में अच्छा तालमेल होता है, कंफर्ट होता है, स्मूथ कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंसेस आपको समझते हुए चलने हैं। ये हमारे हो गए सारे एंटोनिम्स। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे मतलब कि एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग रैपर्ट विद द स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि टीचर ने स्टूडेंट के साथ एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप बना लिया जहां पर स्टूडेंट्स उन पर भरोसा करते थे, बिना झिझक जो है वो अपने डाउट्स पूछते थे और खुलकर बात करते थे। यानी कि टीचर भी उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते थे और उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। ठीक है, इसी वजह से क्लास का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था? कंफर्टेबल था, पॉजिटिव बन चुका था। तो यहाँ पर रैपर्ट का मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच जो ट्रस्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो अच्छा कम्युनिकेशन है, उनसे जो बना हुआ उनका जो मजबूत रिलेशनशिप है ना, उससे उसका मीनिंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रैपर्ट का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेविटी। दोस्तों लेविटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हल्कापन, हंसी मजाक, चंचलता, गंभीरता की कमी, यानी कि सीरियसनेस की कमी, मजाकिया व्यवहार, हल्का फुल्का रवैया। तो ये सारे जो है वो लेविटी के पॉसिबल मीनिंग्स है। लेविटी का मतलब होता है ऐसा हल्का फुल्का, मजाकिया या फिर केयर फ्री बिहेवियर होना जो किसी सीरियस सिचुएशन में दिखाया जाए, और जहाँ पर ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत होती है वहाँ पर दिखाया जाए। वहाँ पर अननेसेसरीली यानी कि बिना ज़रूरत के मजाक करना, उसे हम लेविटी कहते हैं। यानी कि जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में भी हंसी मजाक करता रहे जहाँ पर उसे सीरियस रहना चाहिए, तो उस बिहेवियर को लेविटी कहा जाता है। लेकिन हर बार दोस्तों लेविटी का मीनिंग जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता। कभी कभी किसी टेंस या फिर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को हल्का करना, कंफर्टेबल बनाने के लिए अगर कोई हंसी मजाक करता है तो उसे भी लेविटी कहा जा सकता है। इसलिए इसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी मीटिंग में जो है वो सब लोग बहुत ही टेंशन में है, कोई भी मतलब कि हंस नहीं रहा है, तो कोई एक इंसान आकर जो है वो हल्का सा सूटेबल सा जोक करके एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है? हल्का बना देता है, रिलैक्स कर देता है। तो वो लेविटी पॉजिटिव माना जाता है कि उसने जो है वो किसी के टेंशन को कम किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, कोई मर चुका है, बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रही है, उस पर आप जो है वो ठहाके लगा रहे हो, मजाक कर रहे हो, लोगों के साथ हंस रहे हो, तो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो सीरियसनेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपकी हंसी मजाक के यानी कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो वो इनएप्रोप्रिएट लेविटी कहलाती है उस जगह पर। यानी कि वो लेविटी कैसी होती है? नेगेटिव सेंस में यूज़ होती है। ओके, तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि लेविटी का जो मतलब है ना, वो ह्यूमर नहीं होता है। ह्यूमर का मतलब होता है हंसी मजाक या फिर फनी बात, लेकिन लेविटी का मतलब होता है हल्का फुल्का या फिर मजाकिया बिहेवियर, खासकर जब सिचुएशन सीरियस हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लेविटी और ह्यूमर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फ्रेंड जो है वो पिकनिक पर मतलब कि जोक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, आपस में मतलब कि एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, इसी बात पर वो हंस रहे हैं, तो ये क्या है? ये नॉर्मल ह्यूमर है। लेकिन ऑफिस की सीरियस मीटिंग के दौरान कोई बार बार मजाक कर रहा है, तो ये लेविटी है। ठीक है, सीरियस सिचुएशन में मजाक हो रहा है, उसे हम लेविटी कहेंगे। बाकी हंसने वाले माहौल में अगर मजाक हो रहा है तो वो लेविटी नहीं होता, वो ह्यूमर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम में जो है वो एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। टीचर बहुत ही सीरियस है, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो लगातार जोक्स कर रहा है, तो ये लेविटी है, क्योंकि उसका बिहेवियर सिचुएशन की सीरियसनेस से मैच ही नहीं कर रहा। सिचुएशन सीरियस है और वो हंस रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लेविटी कहेंगे।
या फिर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स जो है वो मतलब कि एक डिफिकल्ट ऑपरेशन के बाद थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एक सीनियर डॉक्टर हल्का सा फनी कमेंट करता है और सबके चेहरे पर मतलब कि मुस्कान आ जाती है। तो ये लेविटी का पॉजिटिव एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने टेंशन को थोड़ा कम कर दिया है बिना किसी मतलब कि डिसरिस्पेक्ट के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो ये हमारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको जो है वो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि लेविटी का मतलब होता है ऐसा हल्का फुल्का या फिर मजाकिया बिहेवियर जो किसी सीरियस सिचुएशन में सीरियसनेस को कम कर दे या फिर एटमॉस्फेयर को हल्का कर दे, तो उसे हम कहते हैं लेविटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, लाइट हार्टेडनेस, प्लेफुलनेस या फिर फ्रिवॉलिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लाइट हार्टेडनेस। इसका मतलब होता है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो केयर फ्री होना, टेंशन फ्री होना, हल्का फुल्का स्वभाव होना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि लाइट हार्टेडनेस कहते हैं। ये जो है वो जनरली पॉजिटिव क्वालिटी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो लेविटी होती है ना, वो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये भी डिफरेंस आपको समझ कर चलना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का मतलब होता है मस्ती और मजाक करने की आदत या फिर स्वभाव होना। ठीक है, प्लेफुलनेस जनरल फन बिहेवियर को दिखाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है फ्रिवॉलिटी। फ्रिवॉलिटी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा हल्का या फिर नॉन सीरियस बिहेवियर होना। फ्रिवॉलिटी में जो है वो जिम्मेदारी का आइडिया जो है वो मतलब कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि लेविटी कभी कभी सिर्फ एटमॉस्फेयर को हल्का करने के लिए भी हो सकती है। तो ये भी डिफरेंस आपको मतलब कि समझते हुए चलना है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं जहाँ पर हमने लाइट हार्टेडनेस, प्लेफुलनेस या फिर फ्रिवॉलिटी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ अगर एंटोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, सीरियसनेस, सॉलेमनिटी या फिर ग्रेविटी। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता, जिम्मेदारी से भरा हुआ बिहेवियर, तो उससे हम क्या कहेंगे, सीरियसनेस कहेंगे। सीरियसनेस में बेसिकली सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि जो घटना होती है, जो इवेंट होता है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव किया जाता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सॉलेमनिटी। सॉलेमनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर होना या फिर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम सॉलेमनिटी कहेंगे। सॉलेमनिटी में पूरी डिग्निटी और सीरियसनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है किसी सिचुएशन की गंभीरता या फिर उसके प्रति सीरियस एटीट्यूड, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी में इंसान सिचुएशन की इंपॉर्टेंस को समझता है, जबकि लेविटी में उसे सीरियसनेस को मतलब कि हल्का कर दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब इसी के साथ अगर एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, हिज लेविटी ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग सरप्राइज्ड एवरीवन। इस सेंटेंस का मतलब है कि मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस थी, जहाँ पर सब लोग ध्यान से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसी दौरान हल्का फुल्का सा मजाकिया बिहेवियर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इसी वजह से सब लोग हैरान हो गए। यहाँ पर लेविटी का मतलब सीरियस सिचुएशन में दिखाया गया हल्का फुल्का मजाकिया रवैया है, जो उस वक्त अनयूजुअल या फिर इनएप्रोप्रिएट लग सकता था, यानी कि नेगेटिव सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लेविटी यानी क्या होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रीअश्योर। दोस्तों रीअश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना, तसल्ली देना, विश्वास दिलाना, चिंता दूर करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, तो उसे हम कहते हैं रीअश्योर। यानी कि रीअश्योर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की चिंता, डर, टेंशन या फिर अनसर्टेनिटी को दूर करके उसे दोबारा कॉन्फिडेंस, तसल्ली या फिर भरोसा दिलाना। यानी कि जब कोई इंसान किसी बात को लेकर परेशान होता है, डरा हुआ होता है, नर्वस या फिर अनश्योर होता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसे जो है वो ऐसी बातें कहे या फिर ऐसा सपोर्ट दे जिससे उसका जो है वो डर कम हो जाए या फिर वो फिर से कॉन्फिडेंट फील करे, तो उसे रीअश्योर करना कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में रीअश्योर का मतलब क्या होता है कि किसी को ये एहसास दिलाना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले। ये सारी चीज़ें जब आप बोलते हो, किसी को तसल्ली देते हो, उसकी हिम्मत बढ़ाते हो, उसका डर जब आप दूर करते हो, तो उसे ही कहते हैं रीअश्योर करना। ये जो वर्ड है वो सिर्फ वर्ड से ही नहीं बल्कि एक्शन से भी यूज़ होता है। यानी कि सिर्फ बातों से ही आप जो है वो किसी को तसल्ली दे सकते हो या फिर डर भगा सकते हो, ऐसा नहीं है, जबकि एक्शन से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यानी कि कभी जो है वो किसी की प्रॉब्लम पेशेंटली सुनना, उससे भी जो है वो सामने वाले को अच्छा लगता है। कभी जो है वो उसे प्रूफ दिखाकर भरोसा दिलाना कि देखिए ऐसा ऐसा है, इस तरीके से कोई काम करती है कोई चीज़ें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। या फिर कभी उसके साथ रहकर जो है वो उसे सपोर्ट देना। तो इन सब तरीक़ों से भी जो है वो किसी को रीअश्योर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जो डॉक्टर है वो पेशेंट को बताता है कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा और आप जो है वो जल्दी ही रिकवर हो जाओगे, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। तो डॉक्टर ने पेशेंट को क्या किया है, रीअश्योर
किया है, एक तरीके से भरोसा दिलाया है, तसल्ली दी है बेसिकली। इसी तरह एग्जाम से पहले अगर टीचर स्टूडेंट से कहे कि तुमने अच्छी प्रिपरेशन की है, तुम अच्छा ही परफॉर्म करोगे, है ना, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको हिम्मत बढ़ाते हैं ना, तो उसे टीचर को मतलब कि क्या कहेंगे, टीचर ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को रीअश्योर किया है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात यह है कि रीअश्योर का मतलब सिर्फ कंफर्ट नहीं होता, क्योंकि कंफर्ट का तो मतलब होता है किसी को इमोशनल सपोर्ट या फिर सुकून देना, जबकि रीअश्योर का मतलब होता है किसी की चिंता या फिर डाउट को दूर करके उसे भरोसा या फिर कॉन्फिडेंस दिलाना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम जो है वो इसका डिफरेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक दोस्त है मान लीजिए कि जो सिर्फ तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ये होता है कंफर्ट देना, किसी को अच्छा फील करवाना। लेकिन एक दोस्त है जो कहता है कि टेंशन मत ले, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, तो बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आप जो है वो उसके मतलब कि टेस्ट करवाने जाते हो, ब्लड टेस्ट करवाने, तो वो आपको जो है वो मतलब कि तसल्ली देता है कि तू टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा तुझे, या फिर जो है वो बहुत ही मतलब कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये होता है रीअश्योर करना, किसी के डर को भगाना, किसी को तसल्ली देना, इसे हम रीअश्योर कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो है वो और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक जो छोटा बच्चा है वो स्कूल पहली बार जा रहा है, वो डर रहा है और मतलब कि रो भी रहा है, उसे मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि मैं स्कूल के बाद जो है वो तुम्हें लेने आऊँगी, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर ही रहूँगी। तो माँ क्या कर रही है, बच्चे को रीअश्योर कर रही है, क्योंकि वो उसका डर और टेंशन कम कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही मौजूद हूँ, तुम जो है वो स्कूल जाकर वापस आओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको जो है वो इतना ध्यान रखना है कि रीअश्योर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की चिंता, किसी व्यक्ति का डर, डाउट को दूर करके उसे तसल्ली देना, भरोसा दिलाना, कॉन्फिडेंस दिलाना, तो उसे हम रीअश्योर कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, कंफर्ट, एनकरेज या फिर अश्योर। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है दुखी या फिर परेशान व्यक्ति को सुकून या फिर इमोशनल सपोर्ट देना। बेसिकली इमोशनल जो है वो किसी को राहत देना, तो उसे हम कंफर्ट देना कहते हैं। जबकि रीअश्योर स्पेसिफिकली फियर और डाउट को दूर करके कॉन्फिडेंस वापस लाता है। ये डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है किसी को हिम्मत और मोटिवेशन देना। एनकरेज जो है वो फ्यूचर एक्शन के लिए मोटिवेट करता है, जबकि रीअश्योर प्रेजेंट की वरी या फिर एंजाइटी को कम करता है, दूर भगाता है। ये भी डिफरेंस आपको समझना है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है किसी को भरोसा या फिर गारंटी देना। अश्योर जो है वो भरोसा देने पर फोकस करता है, जबकि रीअश्योर का मतलब होता है कि किसी का पहले से मौजूद जो डर है या फिर किसी के मन में जो पहले से मौजूद जो मतलब कि डाउट है, उसको दूर करके दोबारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, उससे हम जो है वो अश्योर कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने कंफर्ट, एनकरेज या फिर अश्योर जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर एंटोनिम्स को डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स अगेन आते हैं, अलार्म, डिस्टर्ब या फिर फ्राइटन। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, अलार्म। अलार्म का मतलब क्या होता है, किसी को डरा देना, किसी को चिंतित कर देना। बेसिकली अलार्म जो है वो फियर और पैनिक को बढ़ाता है, जबकि रीअश्योर फियर को कम करता है। डिस्टर्ब हमारा दूसरा वर्ड आता है। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी के मेंटल पीस या फिर सुकून को बिगाड़ देना। डिस्टर्ब क्या करता है, इंसान को परेशान करता है, जबकि रीअश्योर उसे शांत और कॉन्फिडेंट बनाता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है फ्राइटन। फ्राइटन का क्या मतलब होता है, किसी को डरा देना। फ्राइटन से डर बढ़ता है, जबकि रीअश्योर से डर कम होता है। तो ये भी डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द टीचर रीअश्योर्ड द स्टूडेंट्स बिफोर द फाइनल एग्जाम। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि फाइनल एग्जाम से पहले स्टूडेंट बहुत ही नर्वस और टेंशन में थे। टीचर ने उन्हें पॉजिटिव बातें कही, उनकी प्रिपरेशन पर भरोसा जताया और समझाया कि अगर वो शांति से पेपर लिखेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो टीचर की बातों से स्टूडेंट का जो डर है वो क्या हुआ, कम हो गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो यहाँ पर रीअश्योर का मतलब है स्टूडेंट की चिंता और नर्वसनेस को दूर करके उन्हें तसल्ली देना, उनको भरोसा दिलाना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो इस तरीके से हमने जो है वो रीअश्योर का यूज़ किया था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि रीअश्योर कैसे यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परसिस्ट। दोस्तों परसिस्ट का मतलब होता है डटे रहना, लगातार बने रहना, लगातार किसी काम को करना, हार ना मानना, जारी रहना, अटल रहना, बना रहना। ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स हैं। परसिस्ट का मतलब होता है किसी काम को मुश्किलों, फेल्यूर्स या फिर रुकावटों के बावजूद लगातार करते रहना, या फिर किसी सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर कंडीशन का लगातार बना रहना, उसे हम जो है वो परसिस्ट कहते हैं। यानी कि परसिस्ट के जो है वो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं।
पहला मीनिंग क्या आता है इसका, आता है कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। यानी कि जब कोई इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फेल्यूअर्स या फिर अपोजिशन के बाद भी हार नहीं मानता है, अपनी कोशिश जारी रखता है, तो उसे परसिस्ट कहते हैं। यानी अगर रास्ते में डिफिकल्टीज आती है, मुश्किलें आती है, लोग मना करते हैं कि मत करो, या फिर रिजल्ट आपको जल्दी नहीं मिल पाता है, फिर भी इंसान अगर मतलब कि मान लीजिए कि फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपना जो एफर्ट है, अपनी जो मतलब कि मेहनत है, वो अगर कंटिन्यू रखता है तो ये परसिस्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला मीनिंग, कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि डिफिकल्टी भी कोई किसी चीज़ को जारी रखना। दूसरा हमारा मीनिंग आता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और रिमेन। यानी कि कभी कभी जो है वो परसिस्ट का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम, कोई पेन, कोई हमारी हैबिट, कोई स्मेल यानी कि कोई सुगंध, कोई दुर्गंध हो सकती है, कोई रेन मतलब कि रेन यानी कि बारिश, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जो एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि जितने टाइम उसको रहना चाहिए था उतने टाइम के बाद भी अगर वो ख़त्म नहीं होती है और लगातार बनी रहती है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि दूसरे मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का जो दर्द है वो अगर ट्रीटमेंट के बाद भी कंटिन्यू रहता है, तो वो भी मतलब कि क्या कर रहा है, वो पेन जो है वो परसिस्ट है। या फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है वो हर दिन मतलब कि होती ही है, तो ये प्रॉब्लम कैसी है, परसिस्टेड है। या फिर इस तरह सेंस में हम जो है वो परसिस्ट वर्ड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि परसिस्ट का मतलब जो है वो कंटिन्यू नहीं होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है बस चलते रहना, लेकिन परसिस्ट का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद चलते रहना, एक्सपेक्टेड टाइम के बाद भी बना रहना। ये इसके दो पॉसिबल मीनिंग्स है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं डिफरेंस को। मान लीजिए कि कोई मूवी जो है वो देख रहे हो आप, और मूवी जो है वो चल रही है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यू हो रही है, इसमें कोई मुश्किल है आपको नहीं, आराम से बैठ रहे हो आप, आराम से मूवी देख रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मूवी जो है वो चल रही है, एक फ्लो में चल रही है मूवी, तो वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन एक स्टूडेंट है मान लीजिए जो बार बार फेल होने के बावजूद, जो मतलब कि बार बार फेल होने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है, वो बार बार जो है वो प्रयास कर रहा है, लगातार जो है वो एफर्ट डाल रहा है उस चीज़ में, तो वो क्या कर रहा है कि डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। ठीक है, उसे परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है, तो ये होता है परसिस्ट। ओके, ये होता है परसिस्ट करना। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेने के बाद भी कई दिनों तक उसे जो है वो हेडेक फील होता है, यानी कि उसका सिर जो है वो फिर भी दुखता है, हालांकि वो मेडिसिन ले रहा है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हेडेक जो है वो परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड टाइम के बाद भी क्या है, तो बनी हुई है। मेडिसिन लेने से ठीक होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि एक छोटा बिजनेसमैन शुरू में जो है वो लॉस उठाता है, लेकिन वो अपना बिजनेस जो है वो बंद नहीं करता, लगातार इंप्रूव करता रहता है, कुछ सालों बाद उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये उसने क्या किया, परसिस्ट किया, क्योंकि उसने मुश्किलों के बावजूद अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी, वो हारा नहीं, इस तरीके से। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि परसिस्ट का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद लगातार कोशिश करते रहना, या फिर किसी चीज़ का लंबे समय तक बना रहना, तो उसे हम जो है वो परसिस्ट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, परसिवियर, कंटिन्यू या फिर रिमेन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है परसिवियर। परसिवियर का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद हिम्मत ना हारते हुए लगातार मेहनत करना। यानी कि परसिवियर और परसिस्ट का मीनिंग बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन परसिवियर में सक्सेस पाने की डिटर्मिनेशन और भी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। कंटिन्यू जो है वो एक जनरल कंटिन्यूएशन को बताता है, जबकि परसिस्ट में डिफिकल्टीज के बावजूद कंटिन्यू रखने का आइडिया होता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है रिमेन। रिमेन का मतलब होता है किसी चीज़ का रहना, बना रहना, खत्म ना होना, उसे हम रिमेन कहते हैं। रिमेन जो है वो एग्जिस्टेंस पर फोकस करता है, जबकि परसिस्ट में जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा देर तक बने रहने का आइडिया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे। अब अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, क्विट, सरेंडर या फिर सीज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्विट। क्विट का मतलब होता है किसी काम को बीच में ही छोड़ देना। उसमें क्या करता है, क्विट में जो है वो इंसान जो है वो एफर्ट देना बंद कर देता है, उसे हम क्विट कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना या फिर रेजिस्टेंस छोड़ देना। सरेंडर में जो है वो स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाती है, उस तरीके से। तीसरा हमारा वर्ड आता है सीज। सीज का मतलब होता है रुक जाना या फिर पूरी तरीके से बंद हो जाना, तो उसे हम सीज कहते हैं। सीज वो बेसिकली कंटिन्यूएशन खत्म हो जाती है, जबकि परसिस्ट में कंटिन्यूएशन बनी रहती है। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे मतलब कि एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, शी परसिस्टेड विद हर स्टडीज डिस्पाइट मेनी फेल्यूअर्स।
इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उस लड़की को पढ़ाई के दौरान कई बार मतलब कि फेल्यूर्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई लगातार जारी रखी। यानी कि उसने अपना गोल नहीं छोड़ा और मेहनत करती रही। तो यहाँ पर परसिस्टेड का मतलब मुश्किलों और फेल्यूर्स के बावजूद अपनी कोशिश को जारी रखना और हार ना मानना से है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि परसिस्ट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिसीड। दोस्तों रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, दूर चले जाना, घट जाना, कम हो जाना या फिर धीरे धीरे समाप्त होना, तो उसे हम कहते हैं रिसीड। ओके, रिसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे पीछे हटना, दूर चले जाना, कम हो जाना या फिर अपनी पहले वाली पोजीशन से पीछे की तरफ चला जाना, तो उसे हम जो है वो रिसीड कहते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ अपनी करंट पोजीशन से धीरे धीरे दूर या फिर पीछे हो जाए या फिर कोई फीलिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई पेन या फिर डेंजर समय के साथ कम होने लगे, तो उस सिचुएशन में रिसीड वर्ड यूज़ होता है। इस वर्ड के जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग आता है इसका मूव बैक और अवे, यानी कि जब कोई चीज़ फिजिकली पीछे की तरफ हटने लगे या फिर दूर चली जाए तो उसे रेसिड कहते हैं। जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है वो जो है वो मतलब कि टाइड के बाद में पीछे चला जाता है, या फिर बाढ़ का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो जाना, या फिर किसी गाड़ी का जो है वो दूर जाते जाते हमारी नज़रों से ओझल हो जाना, यानी कि धीरे धीरे जाते जाते दिखना बंद हो जाना। तो ये सब सिचुएशंस में जो है वो मतलब कि हम रेसिड यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग रेसिड का आता है बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस। ओके, यानी कि कभी कभी रेसिड का क्या मतलब होता है कि अगर कोई दर्द है, कोई अगर डर है, गुस्सा, डिसीज, फ्लड, डेंजर या फिर प्रॉब्लम जब धीरे धीरे कम होने लगती है तब भी हम जो है वो रेसिड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो पूरी तरीके से एक बार में ही खत्म नहीं होती बल्कि धीरे धीरे स्लोली रिड्यूस होती है, तो उसे रेसिड कहा जाता है। जैसे कि ऑपरेशन के बाद जो है वो पेशेंट का अगर दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होता है तो हम कह सकते हैं पेन इज रेसिडिंग, यानी कि दर्द क्या हो रहा है तो कम हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, रेसिड का मतलब जो है वो सिर्फ गो बैक नहीं होता, क्योंकि गो बैक का मतलब होता है वापस जाना, लेकिन रेसिड का मतलब होता है धीरे धीरे पीछे हटना या फिर कम होना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि हर रेसिड में पीछे हटना या फिर रिडक्शन तो होता है, लेकिन हर रेसिड में गो बैक या फिर रेसिड नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि रेसिड और गो बैक में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि घर वापस चला गया, तो ये गो बैक है, वो वापस जा रहा है। लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे किनारे से पीछे हटने लगा, तो पानी क्या हो रहा है, रेसीड हो रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, एकदम से नहीं जा रहा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमारे पास जो है वो और भी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि बाढ़ के बाद जो है वो पूरे गांव में पानी भर गया, 2 दिन बाद जो है वो पानी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो फ्लड वाटर रेसिडेड ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर एक पेशेंट को जो है वो ऑपरेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द था, लेकिन मेडिसिन लेने से जो है वो कुछ घंटों बाद जो है वो दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो पेन रेसिडेड इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेसिड का मतलब होता है धीरे धीरे पीछे हटना, दूर चले जाना या फिर किसी चीज़ का समय के साथ कम हो जाना, तो उसे हम कहते हैं रेसिड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, रिट्रीट, विदड्रॉ या फिर डिमिनिश। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना या फिर वापस जाना। रिट्रीट अक्सर जानबूझकर या फिर किसी वजह से पीछे हटने को बताता है, जबकि रिसीड में ग्रेजुअल मूवमेंट और रिडक्शन पर ज़्यादा फोकस होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है अपने आप को या फिर किसी चीज़ को पीछे हटा देना। विड्रॉ में जो है वो एक्शन जो है वो इंटेंशनल हो सकता है, जबकि रेसिड में जो है वो नेचुरल या फिर ग्रेजुअल प्रोसेस भी हो सकती है। विड्रॉ में आप जानबूझकर भी कोई चीज़ कर सकते हो अपने मन से, लेकिन रेसिड में क्या होता है, नेचुरली होता है, जो होता है अपने आप होता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डेमिनिश। डेमिनिश का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे कम हो जाना। डेमिनिश जो है वो क्वांटिटी या फिर इंटेंसिटी के कम होने पर फोकस करता है, जबकि रेसिड फिजिकल जो डिस्टेंस या फिर इंटेंसिटी होता है उनके लिए, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर एंटोनिम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एडवांस, अप्रोच या फिर इंक्रीज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एडवांस। एडवांस का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। एडवांस में क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि जो हलचल होती है वो आगे की तरफ होती है, जबकि रेसिड में जो मूवमेंट होती है वो पीछे की तरफ होती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है पास आना या फिर करीब आना। अप्रोच में जो है वो डिस्टेंस कम होता है, रेसिड में डिस्टेंस बढ़ जाता है। इंक्रीज, इंक्रीज हमारा तीसरा वर्ड है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या फिर ज़्यादा होना। इंक्रीज में क्वांटिटी या फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, जबकि रेसिड में इंटेंसिटी या फिर इफेक्ट जो है वो कम होता है। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द फ्लड वाटर्स स्लोली रेसिडेड आफ्टर द हैवी रेन स्टॉप्ड।
इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि बहुत ही तेज़ बारिश के बाद जो बाढ़ का पानी हर जगह फैल गया था, तो जब बारिश रुक गई तो वो पानी एकदम से गायब नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे अपनी लेवल से नीचे आने लगा और पीछे हटने लगा। इस प्रोसेस में आसपास की जगह फिर से कैसे हो गई, नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पर रेसिडेड का मतलब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होना और पीछे हट जाना, इससे है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि रेसिड यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है मिनिस्क्यूल। दोस्तों मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा, या फिर नगण्य आकार का, या फिर बेहद छोटा। ये सारे जो है वो हमारे मतलब की पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि मिनिस्क्यूल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो साइज़, अमाउंट या फिर क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा छोटी हो कि वो लगभग ना के बराबर लगे या फिर बहुत ही मुश्किल से नजर आए, तो उसे हम मिनिस्क्यूल कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ का साइज़, उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तो उसके लिए हम मिनिस्क्यूल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ फिजिकल साइज के लिए नहीं बल्कि क्वांटिटी, अमाउंट, चांस, डिफरेंस, डिटेल, एरर या फिर परसेंटेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि किसी मशीन का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, या फिर किसी रिपोर्ट में एक छोटी सी मिस्टेक, या फिर सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होना, या इन सब सिचुएशन में हम जो है वो मिनिस्क्यूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों कि मिनिस्क्यूल का मतलब सिर्फ स्मॉल नहीं होता, क्योंकि स्मॉल का तो मतलब होता है छोटा, लेकिन मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, लगभग ना के बराबर। ठीक है, लगभग ना के बराबर, ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है ताकि आपको समझ आएगी कि मिनिस्क्यूल यानी क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल बैग एक स्कूल सूटकेस से छोटा है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपैरिजन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सूटकेस है और एक स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग क्या है, तो सूटकेस से थोड़ा छोटा है, तो ये क्या है, ये स्मॉल है। ठीक है, इसे हम स्मॉल बोल सकते हैं। लेकिन एक रेत का छोटा सा कण यानी कि ग्रेन ऑफ जो सैंड होता है वो मिनिस्क्यूल है, वो बहुत छोटा है, ना के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी ने करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, उसे सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, तो कंपनी को मिनिस्क्यूल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ही कम था, ना के बराबर था। इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि दो फोटोज़ को कंपेयर करने पर उनमें सिर्फ एक बहुत ही छोटा डिफरेंस नजर आता है, तो ये मिनिस्क्यूल डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस इतना कम है कि ध्यान से देखने पर ही समझ आता है, वरना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है कि मिनिस्क्यूल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो साइज, अमाउंट या फिर क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, लगभग ना के बराबर हो, तो उसे मिनिस्क्यूल कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, टाइनी, माइक्रोस्कोपिक या फिर माइन्यूट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा। टाइनी बहुत ही छोटी चीज़ को बताता है, जबकि मिनिस्क्यूल उससे भी ज़्यादा छोटे साइज या फिर अमाउंट पर जोर देता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई दे, हमारी ऐसी खुली आंखों से ना दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक हम उसे कहेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है बहुत ही छोटा या फिर इनसिग्निफिकेंट साइज़ का, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ऐसी साइज़ का। ठीक है, माइन्यूट और मिनिस्क्यूल का मीनिंग जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन मिनिस्क्यूल में एक्सट्रीम स्मॉलनेस का फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए, जहाँ पर हमने टाइनी, माइक्रोस्कोपिक या फिर माइन्यूट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, ह्यूज, एनॉर्मस या फिर मैसिव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ह्यूज जो है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है, जबकि मिनिस्क्यूल में साइज बहुत ही छोटा होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही विशाल या फिर बहुत ही बड़ा। एनॉर्मस एक्सट्रीम बिगनेस को दिखाता है, जबकि मिनिस्क्यूल एक्सट्रीम स्मॉलनेस को दिखाता है, तो ये हमारा एनॉर्मस हो गया। तीसरा हमारा वर्ड आता है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही भारी भरकम। ठीक है, मैसिव में साइज और वॉल्यूम जो है वो दोनों बड़े होते हैं। वॉल्यूम यानी कि वजन भी ज़्यादा होता है और साइज भी ज़्यादा होता है, जबकि मिनिस्क्यूल में दोनों बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि साइज और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने ह्यूज, एनॉर्मस या फिर मैसिव जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आपके सामने एक स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, द साइंटिस्ट नोटिस अ मिनिस्क्यूल क्रैक इन द ग्लास। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने ग्लास को ध्यान से देखते वक्त उसमें एक बहुत ही छोटी सी दरार यानी कि क्रैक को देखा। ये क्रैक इतनी छोटी थी कि आम इंसान शायद उसे आसानी से नोटिस भी नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से उसे देख लिया। यहाँ पर मिनिस्क्यूल का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी और मुश्किल से नजर आने वाली मतलब कि दरार से है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मिनिस्क्यूल यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के सारे वर्ड्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आज के इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।